Hello friends, welcome to Developing Success Classes. My name is Rahi Mehta and I am conducting your current affair lecture series. And in this video, we will discuss a very important topic related to the current affair. The name of the topic is Waqf Amendment Bill 2024. So this Waqf Amendment Bill 2024, it was recently introduced in the budget session of our parliament. लगभग आखिरी वीक जो था बजट सेशन का उसमें इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था and it is one of the few bills which has been referred by Modi government to the joint parliamentary committee. ऐसे बहुत ही कम बिल हैं जैसे कि पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल था एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल जो था, बहुत कम बिल्स ही इस गवर्नमेंट के द्वारा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर किए गए हैं या एज सच किसी भी कमेटी को रेफर किए गए हैं। अगर हम बात करें 2014 से लेकर 2019 तक की, तो सिर्फ 25% बिल्स ही ऐसे थे जो हमारे लिए पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किए गए और उन बिल्स को रेफर भी किया गया किसी ना किसी स्पेसिफिक अथॉरिटी को, किसी ना किसी कमेटी को। और 2019 से 2024 की अगर हम बात करें तब तो ये परसेंटेज गिरकर 16% पर आ गया, जब किसी भी बिल को जो लोकसभा राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया हो उसको किसी कमेटी के पास रिकमेंडेशन के लिए भेजा गया हो या फुल स्क्रूटिनाइज करने के लिए किसी कमेटी के पास किसी बिल को भेजा गया हो। एंड नाउ 2024 नई सरकार बनी है एंड बजट सेशन वन ऑफ द फ्यू सेशन जो पहला सेशन सरकार के पास आया, उस सेशन में सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया। इट मींस इट इज अ वेरी डिस्प्यूटेबल बिल। इसके ऊपर काफी ज्यादा चर्चाएं हुई लोकसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा राज्यसभा से बाहर, सड़कों पर, टीवी चैनल्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट इस बिल को लेकर चल रहा है। दैट इज वाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर दी एस्पिरेंट्स जो अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि ऐसे इंपॉर्टेंट बिल को पॉइंट बाय पॉइंट समझना, क्या उस बिल के अंदर पेश किया गया है, पहले क्या था एंड व्हाट आर दी कंसर्न्स व्हिच आर रिलेटेड टू दिस बिल। हम हर एक मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। हम शुरुआत से समझेंगे कि वक्फ है क्या, कौन कौन से ऐसे लॉज हैं देश के अंदर जिनके थ्रू वक्फ प्रॉपर्टीज को या वक्फ एज सच को डील किया जाता था, मेंटेन किया जाता था, एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था, एंड अब क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं, क्या वो चेंजेस हैं। आइए इसके ऊपर बात करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप करंट अफेयर से जुड़े रहना चाहते हैं और आप अपनी तैयारी और सक्सेस की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप हमारी डेवलपिंग सक्सेस ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा। आपको इस ऐप पर और इस चैनल के ऊपर गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड सभी जानकारी जो है वो बहुत ही सही तरीके से मिल जाएगी। तो चलिए आइए फिलहाल इस मुद्दे पर बात करते हैं। The Waqf Amendment Bill 2024. The Waqf Amendment Bill 2024 was tabled in the Lok Sabha recently by the Union Minister of Minority Affairs, जिनका नाम है किरण रिजिजू। इनके द्वारा जो अभी फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है हमारी गवर्नमेंट के अंदर, उनके द्वारा इस बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। However, the bill has been met with strong criticism from the opposition parties who have held it as unconstitutional, डिविसिव एंड एंटी माइनॉरिटी। ओपोजिशन ने इसको विरोध किया, इसका कंडेम किया, इसको ओपोज किया, एंड ओपोजिशन इज सेइंग दैट दिस बिल इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज डिविसिव इन नेचर, इट इज ट्राइंग टू डिवाइड द सोसाइटी एंड इट इज एंटी माइनॉरिटी। ये कथित रूप से ओपोजिशन का कहना है। इट इज दीज आर द एलिगेशंस व्हिच आर हेराल्डेड बाय द ओपोजिशन अगेंस्ट दिस बिल इन लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। The bill has been referred to a joint committee of the parliament for the detailed deliberations, and इस कमेटी के अंदर 31 मेंबर रहने वाले हैं। 21 मेंबर जो है इस कमेटी के वो लोकसभा से आएंगे और 10 मेंबर जो है वो राज्यसभा से आएंगे। इस कमेटी को टाइम लिमिट दिया गया है कि अगले सेशन में, सेशन के पहले हफ्ते या पहले 10 दिन के अंदर ही आपको अपनी रिकमेंडेशन देनी है, और वो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के ऊपर एप्लीकेबल होंगी, बातें नहीं होंगी, ऐसा कुछ नहीं। सरकार चाहे तो उन रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करे या फिर उन रिकमेंडेशन को साइडलाइन करते हुए एज इट इज फॉर्म में भी गवर्नमेंट चाहे तो इस बिल को पास करवाकर ले जाएगी, जब तक गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी है। यानी कि जेपीसी बनाई तो गई है बट वो सिर्फ रिकमेंडेटरी इन नेचर रहेगी, उसकी रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं होंगी गवर्नमेंट के ऊपर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। व्हाट इज वक्फ प्रॉपर्टी, समझते हैं इसे। अ वक्फ आल्सो नोन एज हब्स और मोटमेन प्रॉपर्टी is an inalienable charitable endowment established under Islamic law. It means it is inalienable charitable endowment और ये इस्लामिक लॉ के अंडर एस्टेब्लिश की जाती है। इनएलिएनेबल यानी कि एक बार अगर ये एस्टेब्लिश हो गई तो इसको वापस रिमूव नहीं किया जा सकता है। इस प्रॉपर्टी को हमेशा वक्फ प्रॉपर्टी ही माना जाएगा, कभी इसको इरिवोक नहीं किया जा सकता है। It is a personal property given by Muslims for a specific purpose,
चाहे रिलीजियस पर्पस के लिए दी जाए मुस्लिम के द्वारा, चाहे चैरिटेबल पर्पस के लिए दी जाए, या फिर प्राइवेट पर्पसेस के लिए भी इसको दिया जा सकता है। ये पर्सनल प्रॉपर्टी है जिसे वक्फ डिक्लेयर किया जाता है। द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इज इंप्लाइड टू बी विद द गॉड। एक बार अगर वक्फ डिक्लेयर हो जाता है तो उसकी ओनरशिप जो है माना जाता है कि भगवान के पास है, अल्लाह के पास है, गॉड के पास है। However, the beneficiaries of the properties can be different. जिस व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी से फायदा होगा वो कोई भी हो सकता है, बट ओनरशिप मानी जाएगी कि भगवान या अल्लाह की जो है वो ओनरशिप है, उन्हीं के नाम पर वक्फ प्रॉपर्टी मानी जाती है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ वक्फ। आखिरकार वक्फ प्रॉपर्टी को कैसे फॉर्म किया जाता है? सो वक्फ कैन बी फॉर्म्ड थ्रू अ डीड और इवन ओरली। इसको डीड के तहत लिखित रूप में या फिर ओरली भी डिक्लेयर किया जा सकता है। अगर मुस्लिम हूं और मैं चाहता हूं कि मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा दुकान जो है वो कल से वक्फ हो जाए, तो मैं ओरली भी ये डिक्लेयर कर सकता हूं कि ये आज से वक्फ मानी जाएगी, ये चैरिटेबल पर्पस के लिए मानी जाएगी 1995 के एक्ट के अकॉर्डिंग। A property can be deemed to be waqf if it has been used for religious or charitable purposes for a long period of time। देखिए, या तो आप अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर दीजिए, या फिर अगर कोई प्रॉपर्टी एक लंबे समय से रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल की जा रही है, तब भी उसे वक्फ मान लिया जा सकता है पुराने कानून के अकॉर्डिंग। And once a property is declared as वक्फ, its character changes forever and it cannot be reversed। एक बार अगर वक्फ डिक्लेयर कर दिया, इसका कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, इसको कभी भी रिवर्स नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, गवर्नेंस स्ट्रक्चर फॉर वक्फ प्रॉपर्टीज इन इंडिया। वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर भारत में क्या क्या गवर्नेंस स्ट्रक्चर था? पहले तो प्री कॉलोनियल गवर्नेंस। प्री कॉलोनियल गवर्नेंस में दो कानून थे। पहले 1913 में एक कानून आया था जिस कानून का नाम था दी मुस्लिम वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट, और उसके बाद इसको चेंज करके 1923 के अंदर मुसलमान वक्फ एक्ट कर दिया गया था। प्री कॉलोनियल टाइम था। ये दो कानून थे, पहले 1913 में आया, अगला 1923 में आया। यानी कि आजादी से पहले ही वक्फ प्रॉपर्टीज को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस 1954 में पहला कानून आया जिसका नाम था दी सेंट्रल वक्फ एक्ट, एंड उसके बाद 1995 के अंदर दूसरा कानून आया जिसके तहत वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज किया जाता था, मेंटेन किया जाता था। अब मेजर प्रोविजंस एंड इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर क्या है इस वक्फ एक्ट में जो 1995 में आया था, उसकी बात करते हैं। सो 1995 में जो एक्ट आया वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर, उसमें क्या मेजर प्रोविजंस हैं? सबसे पहले तो एक सर्वे कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा। द वक्फ एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए सर्वे कमीशन, जो कि स्टेट के अंदर जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज है उनका सर्वे करेगा, और उनमें से जो जो वक्फ प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड के कंट्रोल से बाहर है उनके ऊपर सर्वे लाकर उनको वक्फ बोर्ड के अंदर शामिल करने की कोशिश की जाएगी। मतलब पूरा सर्वे करने का काम होगा इस सर्वेयर का। वो सारी प्रॉपर्टीज घूमता रहेगा और उनकी मेंटेनेंस का हिसाब किताब देखता रहेगा। नेक्स्ट, मुतावली केयर टेकर, ये भी इस कानून के तहत बनेगा। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर मुतावली हु एक्ट्स एज ए सुपरवाइजर ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी, यानी कि जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज डिक्लेयर की जाएंगी उनकी मैनेजमेंट करने के लिए, उनकी देखरेख करने के लिए एक केयर टेकर अपॉइंट किया जाएगा जिसे मुतावली बोला जाएगा। Next, management of work properties. Work properties are managed in a way that is similar to how properties under trusts are managed under Indian Trusts Act 1882। यानी कि भारत में इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत जैसे प्रॉपर्टीज मैनेज की जाती हैं, वक्फ प्रॉपर्टीज को इसी कानून के आधार पर ही मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट, वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड क्या है? हर स्टेट के लेवल के ऊपर वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा बोर्ड बनाया जाएगा, जिसको एक लीगल एंटिटी माना जाएगा। लीगल एंटिटी होने का मतलब यानी कि इट कैन स्यू एंड बी स्यूड इन कोर्ट, यानी कि ये आपके खिलाफ केस भी डाल सकती है, या आप भी इस लीगल एंटिटी के खिलाफ, इस वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो स्टेट लेवल पर बनाया गया है, हम भी उसके खिलाफ केस डाल सकते हैं। इट एडमिनिस्टर वक्फ प्रॉपर्टीज, इट रिकवर्स लॉस्ट प्रॉपर्टीज, it sanctions the transfer of the immovable work properties through sale, gift, mortgage, exchange or lease with at least 2/3 of the board members voting in the favor of the transaction। मतलब कि अगर वक्फ बोर्ड चाहे तो वक्फ प्रॉपर्टी को वो सेल भी कर सकता है, गिफ्ट में भी दे सकता है, मोर्टगेज भी कर सकता है, एक्सचेंज भी एंड लीज पर भी दी जा सकती है। बट वक्फ बोर्ड के जो 2/3 मेंबर हैं वो जब इसके पक्ष में वोट करेंगे तभी वक्फ प्रॉपर्टी को सेल, गिफ्ट, मोर्टगेज, एक्सचेंज या फिर लीज पर दिया जा सकता है, अदरवाइज ये ट्रांजैक्शन पूरी नहीं मानी जाएगी।
एंड सेंट्रल लेवल के ऊपर एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाई जाएगी जो कि 1964 के अंदर बना दी गई थी, जिसका काम क्या होगा, टू ओवरसी एंड एडवाइज स्टेट लेवल वक्फ बोर्ड अक्रॉस इंडिया। तो सेंट्रल लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेट लेवल पर वक्फ बोर्ड। सेंट्रल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सेंट्रल वक्फ काउंसिल। नेक्स्ट, इसके साथ साथ जो हमारे वक्फ बोर्ड है वो अलग अलग स्टेट्स के अंदर शिया एंड सुन्नी कम्युनिटीज के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड स्टेट्स के अंदर बनाए जाते हैं, बिकॉज शिया और सुन्नी दो सेक्ट है मुसलमानों के अंदर, इस्लाम के अंदर, तो उनकी प्रॉपर्टीज को अलग अलग तरीके से मैनेज करने के लिए अलग अलग बोर्ड्स जो है वो बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ वक्फ बोर्ड के अंदर कौन होगा, पहला एक चेयरपर्सन होगा, फिर इसके अंदर 1 और 2 नॉमिनीज होंगे जो स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करके वक्फ बोर्ड के अंदर भेजेंगे। उस एरिया के मुस्लिम लेजिस्लेटर एंड मुस्लिम पार्लियामेंटेरियंस भी वक्फ बोर्ड के अंदर में शामिल किए जाएंगे। मुस्लिम मेंबर्स ऑफ द स्टेट बार काउंसिल्स को भी शामिल किया जा सकता है। एंड रिकॉग्नाइज स्कॉलर्स ऑफ द इस्लामिक थियोलॉजी, इस्लामिक थियोलॉजी से जुड़े हुए जो बड़े बड़े विद्वान, जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, उसको भी वक्फ बोर्ड में शामिल किया जाता है। एंड ऐसे मुतावली जिनकी एनुअल इनकम, उनकी वक्फ प्रॉपर्टी से आने वाली एनुअल इनकम अगर 1 लाख से ज्यादा है, ऐसे केयर टेकर्स को, ऐसे मुतावलियों को भी वक्फ बोर्ड के अंदर शामिल किया जाने का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द वक्फ बोर्ड। क्या काम रहेगा वक्फ बोर्ड का, फर्स्ट रहेगा टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी, रिकवरी ऑफ द लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफ एनी वक्फ एटसेट्रा एटसेट्रा, यानी कि पूरी की पूरी वक्फ में जितनी भी स्टेट में जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज है उनको एडमिनिस्टर करना वक्फ बोर्ड का काम रहेगा। एंड टू सैंक्शन एनी ट्रांसफर, अभी हमने सुना कि वक्फ बोर्ड चाहे तो सेल, गिफ्ट, मॉर्टगेज, एक्सचेंज और लीज पर वक्फ प्रॉपर्टी को दे सकता है, बट 2/3 ऑफ द मेंबर्स की वोटिंग होना इसमें कंपलसरी है। नेक्स्ट, वक्फ ट्रिब्यूनल। अगर किसी वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट हो गया दैट ये वक्फ प्रॉपर्टी है या ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, या किसी प्रॉपर्टी को इलीगल तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है, या फिर किसी वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर इलीगल तरीके से किसी और के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है, तो इसको लेकर जितने भी डिस्प्यूट होंगे, दोस डिस्प्यूट्स विल बी रेफर टू द वक्फ ट्रिब्यूनल, जिसका फैसला फाइनल रहेगा, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है, जिसके खिलाफ आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील नहीं कर सकते थे, अकॉर्डिंग टू 1995 वाला कानून। 1995 वाले कानून के अकॉर्डिंगली वक्फ ट्रिब्यूनल का डिसीजन जो है वो फाइनल रहेगा। अब इस वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर कौन कौन मेंबर रहेंगे, एक वक्फ ट्रिब्यूनल का चेयरपर्सन होगा जो कि स्टेट जुडिशियल ऑफिसर होगा, डिस्ट्रिक्ट सेशन या सिविल जज क्लास 1 के रैंक से नीचे का वो ऑफिसर नहीं होना चाहिए। एक ऑफिसर होगा स्टेट सिविल सर्विसेज से, और एक पर्सन विद नॉलेज ऑफ द मुस्लिम लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस, उसको भी वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर शामिल किया जाएगा, जिस वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला जो है वो फाइनल होगा, जो बाइंडिंग होगा, जिसके खिलाफ आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते। तो अब क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं, आइए इसके ऊपर हम बात करते हैं। क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए। सबसे पहले अगर हम बात करें वक्फ एक्ट 1995 एंड वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, सबसे पहले तो नेम ही चेंज कर दिया गया। पहले का नाम था वक्फ एक्ट 1995 और अब वाले का नाम है The new act will be called Unified Waqf Management Empowerment Efficiency and Development Act 1995, यानी कि जो 1995 वाला कानून था उसी को ही अमेंड करते हुए नया कानून पेश किया गया है, जो कि कानून को भी अमेंड कर रहा है और उसके नाम को भी अमेंड कर रहा है। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन। वक्फ प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन को लेकर 1995 के एक्ट के अंदर कोई भी मैंडेटरी प्रोविजन मौजूद नहीं था, वक्फ प्रॉपर्टीज को रजिस्टर करवाना कंपलसरी नहीं था, बट ये जो नया अमेंडमेंट बिल पेश किया गया है, इट इज मैंडेटरी टू रजिस्टर दी वक्फ प्रॉपर्टीज विद द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट्स ऑफिस फॉर इवैल्यूएशन, यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर वक्फ डिक्लेयर की जाएगी आफ्टर द पासिंग ऑफ दिस बिल, देन इट इज कंपलसरी, इट इज मैंडेटरी to register that property with district collectorate's office for evaluation, अदरवाइज वो प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी, उसको सस्पेक्टेड प्रॉपर्टी के अंदर डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट, आगे क्रिएशन ऑफ वक्फ। 1995 वाले एक्ट के अंदर वक्फ की क्रिएशन को लेकर कोई भी एक्सप्लिसिट प्रोविजन नहीं दिया हुआ था, बट अब जो 2024 में कानून इंट्रोड्यूस किया गया है, अकॉर्डिंग टू दिस अ न्यू प्रोविजन हैज बीन एडेड व्हिच प्रोवाइड्स दैट पर्सन कैन नॉट क्रिएट ए वक्फ अनलेस ही इज द लॉफुल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड कंपिटेंट टू ट्रांसफर और डेडिकेट सच प्रॉपर्टी। अगर कोई व्यक्ति, if any person, he is not authorized, legally authorized, he is not legally the owner, he is not legally the lawful owner of the property, he cannot declare that property as a waqf property until and unless he is competent enough to transfer or dedicate such property as waqf property. This clause has been added by the Amendment Act of 2024, but
In the 1995 Act, there was no explicit provision regarding the creation of the Waqf property. And next, recognition of the government properties as वक्फ, इसमें क्या चेंज आया? Recognition of government properties as वक्फ. 1995 के एक्ट में there was no explicit provision. It means government properties can also be declared वक्फ properties. It was there, and many government properties were declared waqf, and there were many cases which were going on. But now this bill has amended this thing, and government properties identified as waqf properties, चाहे इस बिल के पास होने से पहले डिक्लेयर की गई हो, चाहे बिल पास होने के बाद में, no government property will be considered as a waqf property after the passage of this bill according to this clause. So this change has been introduced. And next, waqf tribunal. डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पहले 1995 के एक्ट में होता था थ्रू वक्फ ट्रिब्यूनल, जो अभी हमने डिस्कस किया, जिसके मेंबर्स के बारे में हमने डिस्कस किया. बट अब जो फाइनल अथॉरिटी होगी दैट विल बी इन द हैंड ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. ही विल डिसाइड whether a property is waqf or government land, with their decision being final, and the collector will update revenue record and report to the state government. पहले अगर कोई डिस्प्यूट होता था तो वो वक्फ ट्रिब्यूनल में जाता था, पर अब ये डिस्प्यूट होगा तो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट के अंदर जाएगा, एंड उसका डिसीजन जो होगा वो फाइनल माना जाएगा. हाँ, इसके खिलाफ आप हाई कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हो, जबकि वक्फ बोर्ड के या वक्फ ट्रिब्यूनल के डिसीजन के खिलाफ आप हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते थे. नेक्स्ट आगे चलते हैं, और क्या चेंज आया. So in 1995's Act, oral recognition and admissible of work property was considerable. It was considered कि आपने orally declare कर दिया that this property is a work property, my house is work property. आपने orally declare कर दिया तो उसको वक्फ मान लिया जाता था. अब ऐसा नहीं हो सकता है. It removes this provision, and oral declaration of property is now, it will not be considered as a work property. Properties without a valid waqfnama will be treated as suspected or disputed property and will remain inactive until the district collectorate makes a final decision. यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर वक्फ डिक्लेयर कर रहा है तो उसको वक्फनामा लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ओरली किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं माना जाएगा. अगर ऐसा होता है, डिस्प्यूट रेज होता है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को सस्पेक्ट प्रॉपर्टी और डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी डील किया जाएगा और उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो फाइनल डिसीजन लेगा उस प्रॉपर्टी के ऊपर कि वो वक्फ मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी. नेक्स्ट, वक्फ बाय यूज. सो 1995 का एक्ट कहता था इट प्रोवाइडेड फॉर वक्फ बाय यूज. दिस मींस दैट ए प्रॉपर्टी कुड बी डीम्ड टू बी ए वक्फ थ्रू यूज इवन इफ ओरिजिनल डिक्लेरेशन इज सस्पेक्ट. यानी कि अगर कोई प्रॉपर्टी सस्पेक्ट है, कोई और भी उस प्रॉपर्टी को क्लेम कर रहा है, बट पिछले काफी समय से उस प्रॉपर्टी को रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, तो उसको वक्फ प्रॉपर्टी मान लिया जाता था, भले ही वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी. बट अब वक्फ बाय यूज जो है वो इस क्लोज को ओमिट कर दिया गया है. इट ओमिट्स द प्रोविजन रिलेटिंग टू द वक्फ बाय यूज. इट मेक्स ए वक्फ प्रॉपर्टी सस्पेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ ए वैलिड वक्फनामा. भले ही कितने ही समय से उस प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी के रूप में डील किया जा रहा हो, रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पसेस के रूप में डील किया जा रहा हो, ट्रीट किया जा रहा हो, बट अगर वैलिड वक्फनामा नहीं है तो उस प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ बिल ऑफ 2024. एंड इसके साथ साथ पहले वक्फ ट्रिब्यूनल का डिसीजन फाइनल हुआ करता था, अब इसके खिलाफ अपील जो है वो हाई कोर्ट में दाखिल की जा सकती है. इसके साथ साथ 1995 के एक्ट में ऑडिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं था, बट 2024 का जो एक्ट है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इन वक्फ बोर्ड एंड इन वक्फ प्रॉपर्टीज के ऑडिट को करवाने के लिए कैग या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को दे सकती है. एंड कैग जो है वो अपने ऑफिसर, स्पेशल ऑफिसर्स या खुद ब खुद इन प्रॉपर्टीज की ऑडिटिंग कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट, पहले जो वक्फ बोर्ड बनाए जाते थे 1995 के एक्ट में, उसमें नो वुमेन एंड नो मुस्लिम मेंबर्स वर अलाउड. कोई भी विमेन और मुस्लिम नॉन मुस्लिम मेंबर उसका हिस्सा नहीं बन सकते थे. बट अब it provides for the appointment of non-Muslim CEO and at least 2 non-Muslim members to the state Waqf board. The bill proposed in 2024 अब ये बोलता है कि जो वक्फ बोर्ड है जो स्टेट लेवल पर बनते हैं उनमें चेयरपर्सन भी जो या सीईओ जो होगा उस वक्फ बोर्ड का वो भी नॉन मुस्लिम हो सकता है, एंड एट लीस्ट 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स तो वक्फ बोर्ड के अंदर शामिल किए जाने ही चाहिए. तो ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया है अभी पार्लियामेंट के अंदर. इसमें क्या नई चीजें इंट्रोड्यूस की गई है और 1995 के कानून के अंदर क्या चीजें थी वो हमने काफी थोरोली डिस्कस करी. अब बस लास्ट इस बिल को लेकर, इस अमेंडमेंट को लेकर क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या कंसर्न्स है. पहला कंसर्न है रिड्यूस पावर. पहला कंसर्न है रिड्यूस पावर. इट लिमिट्स द अथॉरिटी ऑफ वक्फ बोर्ड
अफेक्टिंग देयर एबिलिटी टू मैनेज वक्फ प्रॉपर्टीज। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो पावर्स थी उनको लिमिट कर दिया गया इस नए बिल के द्वारा। एंड इसके साथ माइनॉरिटी राइट्स कंसर्न्स, क्रिटिक्स वरी इट माइट हार्म द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटीज दैट यूज दिस प्रॉपर्टीज for religious and charitable purposes. Next, it increased government control. The involvement of the district magistrate and more oversight could lead to the excessive bureaucratic interference in the management of these work properties. And critics argue that it hampers the freedom of religion as well, because the involvement of district magistrate and other government officials in overseeing the work properties may be viewed as an encroachment on the religious autonomy under Article 25. So this was the bill which was introduced in लोक सभा रिसेंटली। आई होप आपने इस वीडियो को एंड तक देखा होगा और आपने इस बिल को बहुत ही थोरोली इस वीडियो में समझा होगा। अगर आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस करंट अफेयर से रिलेटेड देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपनी तैयारी जारी रखिएगा। एंड किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे चैनल के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपकी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तो आइए एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करते हैं यूट्यूब के ऊपर एंड आपकी एजुकेशन को एक नई लिमिट्स तक लेकर जाते हैं। तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।